नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बेन लिटक्विस्ट। आज आभासी वर्चुअल मुलाकात के दौरान कोविड रोगियों के उपचार के लिए टेली हेल्थ दूर चिकित्सा की सलाहों के विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर डेविड हाउ, जेसन लॉ और सनी पटेल हैं। इस व्याख्यान के लक्ष्य होंगे कि कैसे आभासी मुलाकात को स्थापित किया जाए, वृतांत संचालित किया जाए, जीवनांक दर्ज किए जाएं और संपूर्ण आभासी शारीरिक जांच की जाए। हम कोविड-19 के दौरान आभासी रोगी सेवा के बारे में कुछ सलाह देंगे और अंत में टेलीहेल्थ दूर चिकित्सा की कुछ बाधाओं पर चर्चा करेंगे। टेलीहेल्थ दूर चिकित्सा रोगियों की दूरस्थ रूप से सेवा की प्रक्रिया है जब स्वास्थ्य कार्यकर्ता और रोगी एक ही भौतिक स्थान पर नहीं हो। टेलीहेल्थ को इस्तेमाल करने की इतनी अहम ज़रूरत पहली बार कोविड-19 महामारी के दौरान ही हुई है, क्योंकि टेलीहेल्थ चिकित्सा को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जा सकती है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को सुरक्षित रख सकती है, बीमारी के संक्रमण के खतरे को कम करती है और रोगियों एवं कार्यकर्ताओं की रक्षा करती है। आइए एक मामले से शुरुआत करते हैं। आज हमारे सामने है किराने की दुकान में काम करने वाला 34 वर्ष का एक पुरुष जो 2 दिन से खांसी और बुखार की शिकायत कर रहा है। डॉक्टर लॉ, आप टेलीहेल्थ के जरिए इस रोगी का उपचार कैसे करेंगे? सबसे पहले रोगी से मिलने और उन्हें देखने की स्थापना करने के बारे में बात करते हैं। इसके आयोजन की आवश्यकता है। सबसे पहले आम बात से शुरू करते हैं, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। क्योंकि यह एक आभासी वर्चुअल मिलन है, आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित प्रकाश हो। ज़्यादातर कैमरों के सेंसर छोटे होते हैं और साफ और ठीक से दिखने वाली तस्वीर के लिए उन्हें बहुत प्रकाश की ज़रूरत होती है। यहाँ अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के साथ बातचीत का एक उदाहरण है। गौर करें कैसे खास जानकारियाँ नहीं मिल पा रहीं। अधिक प्रकाश बेहतर है। आपको अच्छी रोशनी वाली जगह में काम करने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ रोशनी आपके चेहरे पर आ रही हो। कोशिश करें कि रोशनी आपके पीछे से न आए। इसे बैकलाइटिंग कहते हैं और इससे आपका चेहरा न तो ठीक से दिखता है और बहुत काला दिख सकता है। ध्यान रखें कि आप अपने रोगी को भी अच्छी रोशनी वाली जगह पर आने के लिए कहें। एक और पहलू जो आपकी तस्वीर पर असर डालता है वो है कि आप अपने चेहरे के अनुसार कैमरे को कहाँ रखते हैं। कैमरे को आंखों के स्तर पर रखने की कोशिश करें ताकि जब आप रोगी से बात कर रहे हों तो आप सीधे कैमरे की तरफ देखते नजर आएं। इससे आप जिससे भी बात कर रहे हों उनके साथ एक अच्छा नाता जुड़ सकता है। आपको अपने पूरे सिर और कंधे के ऊपरी हिस्सों को फ्रेम में रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप बहुत दूर हैं तो आप सुदूर नजर आते हैं। यदि आप बहुत पास हैं तो यह काफ़ी खराब दिख सकता है। इस मुलाकात का एक और पहलू है आवाज़, ऑडियो। यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जांच और आंकलन करने के लिए किसी शांत स्थान को ढूंढें। ज़्यादातर फ़ोन और लैपटॉप में अच्छे माइक्रोफ़ोन या स्पीकर नहीं होते। अपने अनुभव को अधिकतम करने के लिए आपको हमेशा सुनिश्चित करना चाहिए कि आप रोगी को और वे आपको सुन सकते हैं। यह एक खराब ऑडियो का उदाहरण है। Hey there, Mr. Lanigan. Can you hear me? This is Dr. Patel. Nice to meet you. Hi, it's kind of hard to hear you. I'm having trouble hearing you, sir. यह याद रखा जाना चाहिए कि टेलीहेल्थ आपके रोगी से बात कर सकने का एक माध्यम है। यह इस मिलन में जटिलता की एक परत को जोड़ सकता जिसका सामना करना अनुभव को अधिकतम बनाने के लिए आवश्यक है। कुछ अन्योन्यक्रियाओं में तकनीकी दिक्कतें हो सकती हैं जो वीडियो को खराब या बिल्कुल बेकार कर सकती हैं। ऑडियो भी दिक्कत दे सकता है। इसके लिए हम सलाह देंगे कि आप अपने सामान्य तरीके से धीरे बोलें और हर वाक्य के बाद थोड़ी देर रुकें ताकि सुनने वाले को प्रश्न करने का मौका मिले। शब्दों के साफ उच्चारण के लिए खास कोशिश करें और तकनीकी शब्दजाल से बचने के लिए एक अतिरिक्त प्रयास करें। Hi, I'm Dr. Nicole. Hi. Feel like I'm starting to get यदि वीडियो की क्वालिटी बिगड़ती है तो सिर्फ आवाज़ वाले या टेलीफोन से अन्योन्य क्रिया के बारे में सोचें ताकि परेशानी कम हो। आवाज़ वाले इंटरव्यू से चिकित्सा सलाह देने के लिए काफ़ी जानकारी मिल सकती है। ठीक तरह से वृतांत लेना अत्यावश्यक है। गहरे वृतांत के रहते कई नैदानिक त्रुटियों से बचा जा सकता है। यह खासकर तब महत्वपूर्ण है जब टेलीहेल्थ के जरिए ठीक से शारीरिक जांच नहीं की जा सकती। इस बात में कोई शक नहीं कि कार्यकर्ता और रोगी में अच्छा नाता तुरंत स्थापित करना कठिन होता है, लेकिन आपको रोगी के वृतांत को पाने की ट्रेनिंग मिल चुकी है। कैमरे की तरफ देखते हुए आंखों में आंखें डालने की पूरी कोशिश करें। रोगी को सूचित करना सुनिश्चित करें कि आप एक अलग स्क्रीन या उसी कंप्यूटर पर रोगी के रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। Hi, I'm Dr. Nicole. I'm sorry you're not feeling well today.
So what's going on today? I've got a bit of a cough and a fever for the last couple days. Oh man, I'm sorry to hear that. So tell me more about your cough. It's been going on for the last couple days. Kind of feels like it's getting worse. Feel like I'm starting to get a little short of breath and stuff. And then the fever, I've been taking some Tylenol, but just keep feeling hot and then cold. Okay. Anything else you're experiencing right now? Not a whole lot more. No, it's really just those two things. रोगी को टेलीहेल्थ के जरिए देखते वक्त भी जीवनांक बहुत जरूरी हैं। संभवतः कोविड-19 वाले रोगियों के आभासी उपचार के लिए सबसे उपयुक्त जीवनांक श्वसन गति है। Okay, sir. If it's all right with you, I'm just going to observe you for a few moments. Okay. Okay. आप श्वसन गति की जांच रोगी को 15 सेकंड के लिए शांत बैठने के लिए कहकर और इस दौरान उनकी सांस पर निगरानी रख कर सकते हैं। उनकी सांसों को गिनें और इसे 4 से गुणा करें। रोगी को मत बताएं कि आप उनकी सांस गिन रहे हैं, क्योंकि इससे रोगी असामान्य रूप से सांस ले सकते हैं। आप रोगी को खुद की कोशिका रिफिल का अनुमान लगाने के लिए भी प्रशिक्षित कर सकते हैं। रोगी से कहें कि वे अपनी उंगली को जोर से दबाकर छोड़ें, जैसा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, और उंगली में रंग वापस आने तक कितने सेकंड लगते हैं गिनें। टेलीहेल्थ को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी है कि इसमें शारीरिक जांच मुमकिन नहीं होती। तथापि, आभासी रूप में शारीरिक जांच के कई पहलू अपनाए जा सकते हैं। इस रोगी जैसे किसी की सामान्य उपस्थिति को देखने से आपको समझ आ सकता है कि रोगी को किस प्रकार की सेवा की ज़रूरत हो सकती है। डॉक्टर पटेल, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस रोगी को देखने से आप किन बातों को समझ सकते हैं? जाहिर है कि ये तेजी से सांस ले रहा है, पीठ सीधी कर घुटनों पे हाथ रख के बैठा है। इसे ट्राइपॉड स्थापन कहा जाता है। यह सांस लेने के लिए सहयोगी पेशियों का इस्तेमाल भी कर रहा है, जैसे कि अंतरापरशुका और उदर मांसपेशी। यह स्पष्ट है कि इस रोगी को सांस लेने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और इसे उपचार के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया जाना चाहिए। शारीरिक जांच के अन्य सुझाव हैं बोली के पैटर्न को पहचानना, जैसे कि रोगी पूरे वाक्य बोल पा रहे हैं या नहीं, जैसा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। Do you have any other medical problems? I have a little bit of asthma, but it's usually not anything like this. This is not me. This is tough. या फिर मानसिक स्थिति में बदलाव, जैसा इस वीडियो में देखा जा सकता है, जिसमें सचेत रहने की क्षमता निरंतर कम होती जा रही है, जो मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा के गिरने का संकेत है। Are you still with me there? Can you hear me? Yep, I'm here. Okay, you look a little sleepy. No, fine. Okay. अंत में, आप अपने रोगी के पिछले ओरोफिरिंक्स का उपयुक्त रूप से आंकलन करने के लिए उन्हें या किसी सहायक को कैमरे को रोशनी के स्रोत के पास लाने के लिए कह सकते हैं, चाहे वो यंत्र में हो या बाहर से आ रही हो। यह केवल कुछ ही शारीरिक जांच के उपाय हैं जिन्हें आप कोविड-19 और अन्य टेलीहेल्थ रोगियों की आभासी रूप से जांच करते समय प्रयोग कर सकते हैं। केवल जीवनांक और प्रेक्षण वाली शारीरिक जांच से आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि कोविड-19 के कौन से रोगी श्वसन तकलीफ में हैं या बीमार नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग रोगियों को विशेष रूप से जोखिम होता है, खासकर जब उन्हें हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या पुरानी फेफड़ों की बीमारी जैसी स्थिति भी होती है। एक खास शिकायत जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए वो है सांस की कमी होना, जो कोविड-19 के गंभीर मामले का संकेत हो सकती है। अन्य उच्च जोखिम वाली शिकायतों में सीने में दर्द, परिवर्तित मानसिक स्थिति और असाध्य उल्टी शामिल हैं। जटिलताओं में श्वसन विफलता और अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम शामिल होते हैं। ARDS, हृदय संबंधी, थ्रोम्बोम्बोलिक, सूजन संबंधी या अतिरिक्त जीवाणु या फफूंद संक्रमण। मुलाकात का समापन करना बहुत महत्वपूर्ण है। रोगी के साथ किसी अन्य मुलाकात की तरह रोगी को खास सुझाव और सावधानियां देना जरूरी है। इसमें अस्पताल एवं चिकित्सालय जाने के कारण, लेने वाली दवा, दुष्प्रभाव जिन पर निगरानी रखनी चाहिए और बीमारी के संक्रमण को रोकने के तरीके जैसे कि हाथों का स्वास्थ्य, मास्क इस्तेमाल करना और सामाजिक दूरी शामिल हैं। याद रखें कि रोगी के पास उचित समय हो ताकि वो सवाल पूछ सके और यह निश्चित कर सके कि उपचार समझ में आ गया है। So I've completed my assessment and it seems like you have a minor respiratory illness.
So this could include a COVID-19 infection, okay? The good news is that some people do not get much worse from this point. Of course, if your symptoms get any worse, please go to the nearest hospital as soon as you can, okay? Do you have any questions? No, thanks so much, doctor. I really appreciate your help. You're very welcome. आभासी तरीके से रोगी की सेवा के लिए आपको टेलीहेल्थ की बाधाओं को समझना चाहिए। ज़्यादा खतरे वाले रोगियों को और मुख्य शिकायतों को अक्सर वैयक्तिक रूप से जांच की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपसे एक वृद्ध रोगी के लिए टेलीहेल्थ विजिट के लिए संपर्क किया जाता है जिन्हें बुखार और मानसिक उलझन है, तो आप पहचानते हैं कि यह एक ज़्यादा खतरे वाला रोगी है और एक ज़्यादा खतरे वाली शिकायत है जिसे चिकित्सालय या अस्पताल सेवा की ज़रूरत है। टेलीमेडिसिन जांच कैसे की जाए समझना पहले कभी भी इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि अब है। याद रखें कि मुलाकात के लिए तैयारी करना आवश्यक है और विस्तार से नैदानिक वृत्तांत और आभासी रूप से शारीरिक जांच मुमकिन है।